क्वेश्चन चुन चुन करके मैंने कुछ एमसीक्यूज बनाए हैं। आई विल सेंड यू दोज एमसीक्यू, उसको सॉल्व करो, मुझे बताना कोई दिक्कत आएगी तो एमसीक्यू सॉल्व करने में। एंड देन फिर जिस दिन रिवीजन क्लास होगा वी विल गो थ्रू एनसीईआरटी ओनली, एनसीईआरटी मैं कराऊंगी। एंड देन फिर जो क्वेश्चन मैं आपको भेजने वाली हूँ उसके मैं आंसर आपसे पूछूंगी, देखूंगी कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है। ठीक है, चलो ओके मैम। अब कोई कुछ बातें नहीं करेगा। हाँ, तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा है बच्चे, थियरीज पढ़ी हुई थी। ठीक है, थियरी में हमारा कौन कौन सा थियरी था, कॉस्मोजेनिक थियरी, कॉस्मोजेनिक एंड पैनस्पर्मिया थियरी, दोनों भाई सेम ही थे। दोनों में क्या बोला गया था कि जो स्पोर्स और स्पर्म्स होते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, दूसरे ग्रह से आ रहे हैं, पूरे एनवायरमेंट में फैले हुए हैं वहां से आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आया थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसको हम थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि नॉन लिविंग थिंग से अचानक से लाइफ ओरिजिनेट हो जाती है। यस मैम। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग से अचानक से लाइफ क्या हो जाती है, ओरिजिनेट हो जाती है। इसी में जो वॉन हेलमंड थे उन्होंने क्या बनाया था, चूहा। ठीक है, उसके बाद तीसरी थियरी कौन सी थी, थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसअप्रूव किया। एंड जो तीसरी थियरी आई थी थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, है ना। ओके, यस मैम। नाउ फिर हमने ये देख लिया था कि लजारो जो थे, लजारो, लुइस पास्चर, ओके, एंड आपके तीसरे साइंटिस्ट कौन थे, फ्रांसिस्को रेड्डी। इनका एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा। इन सब ने क्या लिया था, एक स्वान नेक वाला लिया था, या फिर सील पैक वाला कंटेनर, और एक खुला कंटेनर लिया था। और तीनों ने या तो मीट का सूप लिया था या फिर वेजिटेबल का सूप लिया था और उसमें परफॉर्म किया था। तो उसमें हमने क्या देखा कि इनके अकॉर्डिंग क्या था कि भाई न्यू ऑर्गेनिज्म जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही सस्पेंस में ला करके मूवी छोड़ दी। इन्होंने ये तो बता दिया कि ऑर्गेनिज्म कहाँ से आ रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग से आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये हो गया कि जो प्री एग्जिस्टिंग वाला है, जो सबसे पहले आया, वो कहाँ से आया। ठीक है, तो वो कहाँ से आया, इसके लिए थियरी आपका ये आया था, हेल्डेन और ऑपेरिन ने थियरी दी थी। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ में 1938 में। ये जितने भी आपके ईयर हैं, दीज ईयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ईयर के साथ बुक्स भी आ जाते हैं बच्चे। किस बुक में लिखा था, ओरिजिन ऑफ लाइफ में लिखा था ये थियरी। ओके, और एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, लेकिन ये आता है, ये आता है। ठीक है, लाइफ ओरिजिनेटेड बाय द कॉम्पोजिशन ऑफ केमिकल्स। इन्होंने क्या बोला कि जो फर्स्ट लाइफ आई वो किससे आई, केमिकल के कॉम्पोजिशन से आई। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही मुझे। सबको तो दिख रही है, मैम दिख रही है, दिख रही है यस मैम, दिख रही है। Yes, ma'am. मैं रिफ्रेश करती हूँ। ओके, कहाँ से आई, केमिकल के कॉम्पोजिशन से आई। तो इन्होंने क्या क्या लिया था, उसके बाद इन्होंने ये बात बोल के छोड़ दी। फिर यूरे और मिलर आए। यूरे और मिलर ने क्या किया भाई, एक ऐसा एपरेटस बनाया और उसमें ऐसी चीजें डेवलप की जो पहले का एनवायरमेंट था, जिस समय अर्थ में लाइफ ओरिजिनेट हो रहा था, वो वाले सारे फैक्टर्स लेकर के आए। उन्होंने इलेक्ट्रोड्स लगाए, उन्होंने स्पार्क्स दिए, थंडर स्टॉर्म वाली चीजें बनाई। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया और इन्होंने क्या गैसेस डाली जो उस समय थी, CH4, NH3, ठीक है, H2, ये सारी चीजें डाली। और इनसे फिर आपका H2O रिलीज होता है। इससे क्या रिलीज होता है, H2O गैस रिलीज होता है। इन्होंने क्या देखा, 14 डेज के बाद इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे अमाइनो एसिड बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है, अमाइनो एसिड बन रहा है। और फिर इन्होंने बोला कि यही अमाइनो एसिड मिल मिल करके क्या बनाएंगे, आगे चल के प्रोटीन्स बनाते हैं। इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड बनता है, RNA बनता है, DNA बनता है। फिर आपका क्या बन जाता है बच्चे, कोसर्वेट्स बनता है, प्रोबायोन्ट्स जिसको हम बोलते हैं, प्रोबायोन्ट्स बनता है, जो कि डिवाइड नहीं हो सकता, और फिर हमारा क्या बनता है, सेल बनता है। ठीक है, फिर हमारा क्या बनता है, सेल। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन आपके क्या क्या आएंगे, ये क्वेश्चन जो आते हैं उससे रिलेटेड मैंने कुछ चीजें लिखी हैं। क्वेश्चन आएगा कि क्या क्या उन्होंने लिया था, यूरे एंड मिलर ने क्या क्या लिया था एक्सपेरिमेंट के लिए। यूरे एंड मिलर क्या क्या लिया था एक्सपेरिमेंट के लिए, CH4 लिया था, CH4, NH3, H2। याद कैसे रखोगे, देखो CH4, NH3, H2 लिखा है ना, दूसरा ऑप्शन आपका क्या होगा मैं बता रही हूँ, CH3, NH4,
H2 एंड 800 डिग्री सेल्सियस। होगा कंफ्यूजन? Yes, वहां ma'am. जाके भूलोगे, Yes, ma'am. है ना? भूल जाओगे वहां जाके कि अरे किसमें 3 था किसमें 4 था, है ना? ऐसा होगा। तो भाई याद रखो ना, सबसे पहले क्या है H4, फिर H3 है, फिर क्या है H2 है। सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ 4 है, फिर हाइड्रोजन के साथ 3 है, फिर हाइड्रोजन के साथ क्या है 2 है। ठीक है। और मैंने बताया कि कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे बॉडी में कार्बन है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, कार्बन Yes, कार्बन ma'am. ज्यादा है तो कार्बन पहले आएगा, इसके बाद आपका जो बच गया एन यहाँ लग जाएगा। याद रहेगा अब? ठीक है, ठीक है, याद Yes, रहेगा। ma'am. अब देखो यहाँ 800 डिग्री सेल्सियस लिखा है, आपको सारा ऑप्शन सही देगा। CH4, NH3, H2 दे दिया, यहाँ पे लिख देगा 8000 डिग्री सेल्सियस। बच्चे ना हड़बड़ में इसको टिक करके आ जाएंगे, हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो Yes, आपको yes. थोड़ा अवेयर रहना है, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चे, तो आप ये बिल्कुल आपको याद रखना है क्या कंडीशन थी। 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि कौन कौन से अमाइनो एसिड वहां बने थे। उन्होंने अमाइनो एसिड्स देखे ना, क्या अमाइनो एसिड बने बच्चे? एलेनिन, एस्पार्टिक एंड ग्लाइसिन बना। तो इसकी ट्रिक क्या है? आग। क्या बना उसमें? आग बना। ठीक है, आग बना, एलेनिन, एस्पार्टिक एंड ग्लाइसिन बना। क्वेश्चन आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म, ठीक है, इन यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट, कौन सा नहीं बना? तो मान लो एक बार क्वेश्चन आया था कि ग्लूटामिक दिया था, तो ग्लूटामिक नहीं बना था, क्या बना था? ग्लाइसिन बना था। ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, Yes. सबसे सिंपलेस्ट होता है ना, तो ग्लाइसिन बना। ओके, याद रहेगा Yes, ma'am. याद रहेगा. बच्चे? Yes, ये ma'am. दोनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपको और क्या याद रखना है? अभी तक मैंने जितना पढ़ाया उससे और क्या क्वेश्चन आता है? ओरिजिन ऑफ अर्थ 20 बिलियन ईयर्स अगो, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ 4.5, ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ 3.7, फर्स्ट सेल आपका 2 बिलियन ईयर्स अगो। BYA का मतलब क्या है? बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, Yes, ma'am. सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है? चलो Yes. आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स और थियरी। हाँ, थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन हमने पढ़ा, ठीक है। उसके Yes, ma'am. ड्रॉबैक देखे कि भाई ये क्या बोल रहा है कि 4000 ईयर्स अगो ही अर्थ बना है और अर्थ जैसे बना एज इट इज, जैसा हम देख रहे हैं वैसा ही है। ठीक है, दिस थियरी हैज 3 कॉनोटेशन, वही 3 कॉनोटेशन वही थे कि भाई 4000 साल अभी हुआ ही है, भगवान ने सब बनाया है, इतने दिन में बनाया ये सब। नाउ वन, दैट ऑल लिविंग स्पीसीज दैट वी सी टुडे, वो अभी हुआ है। सेकंड क्या था? डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज सेम, जो अभी हम डाइवर्सिटी देख रहे हैं वो पहले से था। ठीक है, और ये 4000 साल पहले बना। यही 3 इसके क्या थे? कॉनोटेशन थे। तो भाई यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉनोटेशन ऑफ स्पेशल क्रिएशन? कोई और बीच में डाल देगा आपको। ठीक है, all these ideas were strongly cancelled during the 19th century based on observation made on sea voyages in a sail ship called HMS Beagle। बच्चे ये सारी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सेल शिप लिखा ना, देखो ये सेल शिप का नाम भी इंपॉर्टेंट है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करके दे देगा। वहां पे क्या आना चाहिए आपको? ये पूरा लाइन पता होना चाहिए। कौन से शिप का क्या नाम था? HMS बेगल, राउंड द वर्ल्ड। ठीक है, चार्ल्स डार्विन concluded that existing living world forms share similarities to various degree not only themselves but also with the life forms that exist millions years ago। अब हम डार्विन ने जो क्या कहा था वो भी हम पढ़ेंगे कि भाई अभी जो हम लाइफ फॉर्म देख रहे हैं, है ना, वो अभी जैसी है, हम तो आपस में मिलते ही हैं, हम जो प्रीवियस मिलियंस ईयर्स अगो जो बैक्टीरिया वगैरह थे उनसे भी कहीं ना कहीं हम मिलते हैं।
ठीक है, कुछ डिग्री तक मिलते हैं। रिलेशनशिप के बारे में बता रहे थे। हाँ, अभी हम पढ़ेंगे डार्विन ने क्या बताया आगे चल के। ओके, नाउ अनदर वर्ड यूज इज फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल। डार्विन ने फिटनेस की बात की है, ठीक है, और इसके बारे में हम जानते ही हैं कि जो भाई फिट है, जो अडेप्ट कर पाता, फिट मतलब क्या, बॉडी से फिट नहीं, सिर्फ बॉडी से फिट नहीं, कि तब तो फिर क्या होगा, अगर जो बॉडी से फिट है तो फिर वो कहीं भी सरवाइव कर सकता है, दिमाग से फिट होने की तो जरूरत है ही नहीं भाई, हर तरह से फिट होना चाहिए, ठीक है, अडेप्ट करने लायक होना चाहिए। तो जो फिट होगा, जो नेचर में चेंजेस में भी खुद को अडेप्ट कर पाएगा, वो सरवाइव कर पाएगा, और जो नहीं कर पाएगा वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो रिप्रोडक्टिव फिटनेस होना चाहिए, हर तरह से वो फिट होना चाहिए। हैंस दोज वर द बेटर फिट इन एन एनवायरमेंट लीव मोर प्रोजेनी देन अदर। जो एनवायरमेंट के साथ अच्छा सामंजस्य बना लेता है, जो फिट रहता है, ठीक है, वो ज्यादा बच्चे पैदा कर पाएगा, ज्यादा अपनी स्पीसीज को बढ़ा पाएगा, ठीक है। तो आगे चल के हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम ये वाली लाइन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। Let us also remember that Alfred Wallace, ये लाइन बच्चे इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको मार्क करवा रही हूँ। Alfred Wallace, a naturalist who marked in Malay archipelago, ये जो लाइन है, this is very important। अल्फ्रेड वेलेस का नाम किससे जुड़ा हुआ है, मैले आर्चिपेलागो, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, अल्फ्रेड वेलेस किससे जुड़े हुए हैं, मैले archipelago, had also come to similar conclusion around the same time। देखो डार्विन भी घूम रहे थे और अल्फ्रेड वेलेस जो है ना वो भी घूम रहे थे, वो भी ऑब्जर्व कर रहे थे और अल्फ्रेड वेलेस भी घूम रहे थे, और धीरे धीरे करके इन लोगों ने समझा कि ये इवोल्यूशन कैसे होता है, लाइफ कैसे आया होगा, ये सारी चीजों को इन लोगों ने ऑब्जर्व किया इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। हाँ मैम मैले आर्चिपेलागो मैम किसी का नाम है या कोई और चीज है? अरे ये एक तरह से लैंड है, ठीक है, ये क्या है, एक तरह से लैंड है, एक आइलैंड टाइप का होता है ना वैसा। यस मैम। ओके, in due course of time apparently new types of organisms are recognizable। इन लोगों ने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को देखा। all the existing life forms share similarity and share common ancestor। इन लोगों ने क्या बताया कि जो जितने लाइफ फॉर्म्स होती है ना उनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज होती हैं और उनका कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर होता है। किसी कॉमन एंसेस्टर से वो फिर क्या हो जाते हैं, डाइवर्सिफाई हो जाते हैं, कुछ ना कुछ उनमें चेंज हो करके कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। जैसे मैंने बताया था कि हमारे और बंदरों के कॉमन एंसेस्टर थे, और कुछ बंदर ही बन गए और कुछ क्या बन गए, फिर इंसान बन गए, और फिर इंसानों में भी धीरे धीरे क्या चेंजेस आते गए। ओके, नाउ आगे बढ़ जाते हैं हम। आगे जो इम्पोर्टेंस है दैट इज एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। क्या एविडेंस है, किससे हमको पता चलता है कि इवोल्यूशन हुआ, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ, या फिर हमारे कॉमन एंसेस्टर हैं, क्या एविडेंस है आपके पास, क्या प्रूफ है? मैम फॉसिल्स जो है, या मैम जो सेडिमेंटेड रॉक्स हैं, मैम जो पुरानी चीजें हैं जो हम लोग मैम खोज के निकालते हैं, जिससे हम पता करते हैं। यस, वेरी गुड। क्या एविडेंस है भाई, कैसे पता चलता है हमको? खुदाई करके ही तो पता चलता है ना, जब हाँ आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह जो होते हैं खुदाई करते हैं तब जाके उनको पता चलता है, तब जाके उनको इतने सारे डायनासोर्स के बारे में पता चला। अभी तक कितने ही तरह के डायनासोर के बारे में पता चल चुका है, और हर साल बोला जाता है कि डायनासोर के मतलब लगभग 20 स्पीसीज मिल जाते हैं उनको, 20 स्पीसीज मिल जाते हैं, और नए नए तरह के डायनासोर देखने को मिलते हैं। यस ठीक है, तो इनसे पता चलता है कि भाई देखो किस किस तरह के डायनासोर आए और किस किस तरह का इवोल्यूशन हुआ डायनासोर में। और ऐसा नहीं था कि शुरू से डायनासोर बहुत बड़े बड़े थे, डायनासोर कुछ छोटे भी थे। यस मैम। ठीक है, डायनासोर कुछ छोटे भी थे, कुछ हार्बीवोर्स हो गए, उनमें से कुछ कार्निवोर्स हो गए, कुछ उड़ने वाले डायनासोर्स थे। और जैसे आप आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में सुना होगा, आर्कियोप्टेरिक्स जो रेप्टाइल एंड बर्ड के बीच का वो है, लिंक है। ठीक है, तो उनमें क्या, उसमें जो देखने को मिलता है कि बीक भी है उसके पास और उसके पास टीथ भी है, बीक भी है और टीथ भी है।
तो उसको अगर आप देखो तो वो डायनासोर की कैटेगरी का ही लगता है, ठीक है, वो डायनासोर जैसा ही लगता है देखने में। तो वैसे ही मैम वो डायनासोर नहीं है क्या? नहीं, वो अलग चीज है बच्चे, ठीक है। ओके मैम। So there are many types of evidences which support the process of organic evolution. बहुत सारे evidences हैं, paleontological evidences हैं, comparative anatomy और morphology जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, कंपेयर करते हैं कि इसकी एनाटॉमी, इसकी मॉर्फोलॉजी, और फिजियोलॉजिकल पढ़ते हैं चीजें, बायोकेमिस्ट्री देखते हैं, उनका जीन वगैरह देखते हैं निकाल के। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जब जीन को देखा गया तो पता चला कि जो डायनासोर के जीन थे दैट इज क्वाइट सिमिलर टू द मैम ऑस्ट्रिच एंड हैन जीन, ठीक है, उन दोनों की जीन से सिमिलर था। तो ये बायोकेमिस्ट्री भी हम देखते हैं, बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि किस तरह से वो किस एरिया में फैले थे, कैसे उनका इवोल्यूशन हुआ, एम्ब्रायोलॉजिकल फिर हम एविडेंस देखते हैं। ये बड़ी मजेदार बात है, जो एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस है ये अर्नस्ट हैकल ने बताई थी। अर्नस्ट हैकल का कहना था ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स। ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स का मतलब क्या है कि जब कोई भी इंसान पैदा होता है ना, तो मदर के वोम्ब में वो सारे स्टेजेस से जाता है जिन स्टेजेस से हम गुजरे हैं। मतलब कि हम क्या है, कॉर्डेट्स है, वर्टिब्रेट्स है। तो वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले क्या है बच्चे, वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले फिशेस आते हैं, यस मैम, फिशेस के बाद क्या आता है, एम्फीबियंस आते हैं, एम्फीबियंस के बाद क्या आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, एवीज आते हैं, ठीक है, फिर आपका एवीज आ गया, फिर आपका आ गया मैमल्स आ गए। तो हम पहले गर्भ में ना फिशेस की तरह दिखते हैं, ठीक है, पहले जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है वो फिशेस की तरह होता है, और फिशेस वाले कुछ क्वालिटीज होते हैं हमें। फिर एम्फीबियन की तरह फिर हम लगते हैं, फिर हम रेप्टाइल्स की तरह लगते हैं, फिर हम एव्स की तरह लगते हैं, फिर हम मैमल्स की तरह लगते हैं फाइनली। तो इनका ये कहना था। मैम लेकिन ये काफी हद तक ठीक है मैम, क्योंकि हम लोग थोड़ी हद तक, देखते हैं तो थोड़ी हद तक जैसे आप देखोगे तो कभी कभी मतलब कुछ स्टेजेस ऐसे हैं जो देखने में लगते हैं कि हाँ हम फिश की तरह दिख रहे हैं, या फिर हम एम्फीबियंस की तरह दिख रहे हैं, लेकिन वो कुछ हद तक। तो फिर इसको अर्नस्ट वॉन ने और फिर जिस तरह से डिस्कवरी होती गई तो पता चला कि ये चीज बिल्कुल उतनी भी सही नहीं है, कंप्लीटली सही नहीं है। तो अर्नस्ट वॉन ने इसको क्या किया, अप्रूव किया, ठीक है। अर्नस्ट हैकल ने दिया, अर्नस्ट वॉन ने डिसअप्रूव किया। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि किसने दिया और किसने डिसअप्रूव किया, ठीक है। फिर है बच्चे एविडेंस में हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। स्टडी करने के लिए जो फॉसिल्स हम यूज करते हैं वो फॉसिल कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है फॉसिल, हेड फॉसिल जो है हमारे स्केलेटन हो सकते हैं, फॉसिल नेल्स वगैरह हो सकते हैं, फॉसिल एक पॉटी भी हो सकता है, पीसेस भी जो है ना वो फॉसिल हो सकते हैं, फॉसिल पॉलन ग्रेन्स भी हो सकते हैं। हाँ, पीसेस अगर कहीं मान लो कहीं पे पीसेस रह गया, वो फॉसिल के रूप में रह गया, तो उसकी स्टडी की जाती है, उससे पता चलता है कि उसका जैसे बर्फ में रह जाता है। हाँ, तो पता चलता है कि क्या क्या खाते थे उस समय के लोग। यस मैम, ठीक है, ओके। तो प्लांट फॉसिल, एनिमल फॉसिल, ये सारी चीजें स्टडी की जाती है। प्लांट फॉसिल में आपका पॉलन ग्रेन्स वगैरह कुछ भी हो सकता है, और एनिमल फॉसिल में कुछ भी उसके कोई भी बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है बच्चे आपका ये फीसेस वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ज्यादातर खुदाई करने पे इजिप्ट के बहुत ज्यादा ममीज वगैरह मिलते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा प्रिजर्व करके रखते थे ना, बहुत ज्यादा प्रिजर्व करते थे। हाँ, तो उनमें बहुत सारी चीजें स्टडीज करने को मिली, और देखा जाता था कि उनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा पाया जाता था, क्योंकि घर ही घर में शादी ज्यादा करते थे ना वो, घर ही घर में शादी कर, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो हमारा जो जिस खानदान को थॉर्न मिल गया उसी खानदान के पास थॉर्न रहना चाहिए, उसी जीन के पास थॉर्न मिलना चाहिए, रहना चाहिए। तो आपस में घर ही घर में शादी कर लेते थे, ठीक है। चलो नाउ
क्या पूछ रहा है? फॉसिल क्या होता है? सुनो, फॉसिल क्या होता है भाई? फॉसिल क्या होता है बच्चे? रिमेन जो होता है ना, या रिमेन है, या इम्प्रेशन ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म है। फॉसिल देखो, जब भी कोई खुदाई करता है, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट जो खुदाई करते हैं, तो खुदाई के टाइम पे उनको अलग अलग टाइप के फॉसिल मिलते हैं। या तो पूरा का पूरा बॉडी मिल जाएगा, पूरा का पूरा बॉडी, बहुत पुराना बॉडी। कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा? वो सड़ा क्यों नहीं? क्योंकि वो दबता चला गया, ड्राई सैंड के अंदर दबता चला गया। वैसे मिल सकता ना भाई। इसको शुद्ध इतिहास में पढ़ा होगा ना, हड़प्पा, लोथल, ये सब पढ़ा है ना। उसमें भाई मैम फॉसिल एक की, तरह से आइसोलेट हो जाता है। हाँ, तो आप ना जैसे अपने इसमें 10th क्लास में भी पढ़ा होगा बच्चे, हॉर्स का पढ़ा होगा, हॉर्स का पढ़ा होगा इवोल्यूशन, कि सबसे नीचे जो मिल रहा है, सबसे नीचे जो मिल रहा है और सबसे ऊपर जो मिल रहा है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे, मान लो खुदाई स्टार्ट की, जो सबसे ऊपर मिला घोड़ा, सबसे ऊपर जो हॉर्स मिला, मतलब बच्चे वो क्या है? न्यूएस्ट है या ओल्डेस्ट है? न्यूएस्ट। सबसे पहले जो घोड़ा मिलेगा मतलब वो सबसे न्यू जनरेशन का है ना। और सबसे नीचे जो घोड़ा मिलेगा वो कैसा होगा? ओल्डेस्ट होगा। ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट होगा। और ये क्या होगा? न्यूएस्ट होगा। ठीक है। इनकी कार्बन डेटिंग वगैरह करके इनका एज पता लगाया जाता है, C4, है ना। उसके बाद लेड देखा जाता है कि लेड कितना प्रेजेंट है इनमें। ऐसे करके बच्चे इनकी पूरी एज वगैरह पता की जाती है फॉसिल के बारे में। नाउ पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। नाउ पैलेंटोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया बच्चे, कि इंसान और जो एनिमल्स हैं उनकी हड्डी, उनके अवशेष वगैरह ढूंढ करके हम जो एविडेंस लेते हैं वो हो गया पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। एविडेंस मतलब सबूत। ठीक है, क्या सबूत है कि इवोल्यूशन हुआ? तो हमने जब खुदाई की तो हमने क्या देखा कि सबसे नीचे हमको मैम, क्या मिला? ये वाला शैली डायनासोर। का माइक ऑन है तो आपकी आवाज समझ ही नहीं आई अभी। यस मैम। ठीक है, हमको सबसे नीचे कौन सा डायनासोर मिला बच्चे? ये डायनासोर मिला, पैकिसेटस। उसके बाद हमको ऊपर कौन सा डायनासोर मिला? एम्ब्यूलोसिटस। ठीक है, ये मिला। उसके बाद हमको क्या मिला? डोरूडॉन मिला। तो सबसे ऊपर हमको कौन मिल रहा है? ये मिल रहा है सब। उसके बाद हमको ये मिल रहा है, उसके बाद हमको ये मिल रहा है। उल्टा लिखा हुआ है ना, यहाँ देखो 52 लिखा हुआ है। यस मैम। या तो इनका ईयर गलत लिखा होगा या फिर इनका जो है नाम जो है वो गलत लिखा होगा। आपको इनके नाम वगैरह कुछ नहीं याद करने, आपको जस्ट एक एग्जाम्पल कहीं से भी क्लिक उठा करके डाल दिया गया है फॉर एग्जाम्पल, कि भाई जब आप स्टडी करते हैं तो खुदाई जब हम करते हैं तो सबसे नीचे जो मिलता है वो ओल्डेस्ट होता है और जो सबसे ऊपर मिलता है वो क्या होता है? आपका न्यूएस्ट होता है। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चलता है? इवोल्यूशन का पता चलता है कि धीरे धीरे करके ये क्या होते गए? इवॉल्व होते गए। ठीक है, और किस तरह से इवोल्यूशन किस डायरेक्शन में थी? कोई जरूरी नहीं कि इवोल्यूशन हमेशा हाई जाए, इवोल्यूशन नीचे भी हो सकती है। मान लो पहले जो हॉर्स पाए गए उनके पास हो सकता है पंख हो, उसके बाद पंख गायब हो गए। आप कहानियों में देखते हो ना, हॉर्स, यस मैम। यूनिकॉर्न, है ना। तो हो सकता है पंख हो, उसके बाद पंख गायब हो गए। तो इवोल्यूशन का ग्राफ कैसे भी जा सकता है, इवोल्यूशन का ग्राफ यूं भी जा सकता है, यूं भी जा सकता है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि इवोल्यूशन ऐसे हुआ। ओके मैम। So Charles Darwin was the first to show that fossil provide direct evidence for organic evolution because it deals with the actual organism. इसमें actual organism से हम डील करते हैं, actual organism को देखते हैं, उनके एजेस को पढ़ते हैं, उससे हमको एक्चुअल में पता चलता है कि इवोल्यूशन ऐसे ऐसे हुआ है। तो जब हमने डायनासोर की खुदाई स्टार्ट की, जब हमको पता चला कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डायनासोर मिलते थे, ठीक है, तो हमको पता चला कि भाई डायनासोर इस तरह से इवॉल्व हुए। अगर आप डायनासोर के बारे में पूरा बुक पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा अभी
कि सबसे पहले कौन से डायनासोर आए, उसके बाद कैसे डायनासोर थे, उसके बाद कैसे डायनासोर थे, पूरा कुछ डिटेल में आपको पता चल जाएगा। ठीक है। सो बाय स्टडिंग फॉसिल्स फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट ऑर्गेनिक इवोल्यूशन आर एविडेंट। क्या क्या पता चला? फॉसिल फाउंडर इन ओल्डर रॉक्स आर सिंपल टाइप एंड दोज फाउंड इन न्यूअर रॉक आर ऑफ कॉम्प्लेक्स टाइप। हमको क्या पता चला कि जो सबसे नीचे पाए जाएंगे, ओल्डेस्ट रॉक में जो पाए जाएंगे, वो कैसे होंगे? बहुत सिंपल टाइप के थे। वो कैसे ऑर्गेनिज्म थे? बहुत सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म थे। ठीक है। तो यहाँ जो डायनासोर मिल रहा है वो कैसा है? बहुत ही सिंपल टाइप का है। सिंपल टाइप का, और ऊपर जो मिलेगा वो कैसा होगा? बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा। टाइप। ठीक है। इन द बिगिनिंग यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन्स वर फॉर्म्ड। तो जब खुदाई की तो सिर्फ डायनासोर के बारे में थोड़ी पता चला या हॉर्स के बारे में थोड़ी पता चला, बाकी भी पता चला चीजें। कि सबसे पहले हमको नीचे में, सबसे नीचे हमको क्या मिल रहा है? प्रोटोजोअन्स मिल रहे हैं, यूनिसेलुलर चीजें मिल रही हैं। उसके बाद हमको क्या मिल रहा है? मेटाजोअन्स मिल रहा है, मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर एनिमल्स को क्या बोलते हैं? मेटाजोअन्स मिलते हैं। उसके बाद ऊपर में हमको मेटाजोअन्स मिल रहे हैं। सम फॉसिल्स रिप्रेजेंट्स कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू ग्रुप। कुछ फॉसिल को देख के क्या पता चल रहा है कि वो दो ग्रुप के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, मतलब वो एक एंसेस्टर है और उसने दो ग्रुप बना दिए। जैसे आर्कियोप्टेरिक्स को अगर हम देखें तो भाई ये पता चलता है कि वो रेप्टाइल्स की तरह भी है और वो बर्ड्स की तरह भी है ना। तो ये हो सकता है कि इसी आर्कियोप्टेरिक्स से रेप्टाइल्स बन गए, कुछ क्या बन गए? रेप्टाइल्स बन गए, और कुछ क्या बन गए? बर्ड्स बन गए। ठीक है। ऐसे ही कुछ फिशेस को देख करके, कुछ फिशेस जो होती हैं उनको देख करके पता चलता है कि कुछ क्या बन गए? टर्टल्स वगैरह बन गए, और कुछ क्या बन गए? बर्ड्स बन गए। यस मैम। ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होते हैं? कनेक्टिंग लिंक्स होते हैं, जो पता चलता है कि हाँ भाई ये दो दो जो फाइलम है उनसे कनेक्ट करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। इससे कैसे हमको पता चलता है कि इवोल्यूशन हुआ है? जब हम कंपेयर करते हैं किसी का एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब अंदरूनी स्ट्रक्चर, हड्डियां वगैरह कंपेयर करते हैं या फिर बाहर का स्ट्रक्चर देखते हैं, उससे कैसे पता चलता है कि ये सबूत है इवोल्यूशन का? भाई डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स शो सिमिलरिटीज इन देयर स्ट्रक्चर बट इन सम कैरेक्टर दे शो सिमिलरिटी। एनिमल्स, प्लांट्स, जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं वो अलग अलग दिखते हैं ना। अगर हम लोग की बात कर ले तो हम लोग चीता से अलग दिखते हैं? यस या मैम। चीता की तरह लगते हैं? नहीं लगते ना। या हॉर्स की तरह लगते हैं? नहीं लगते हैं। लेकिन अगर हमारे ये देख लो, फोर लिम्स देख लो, तो उनके पास भी बच्चे क्या है? ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है। उनके पास भी फैलेंजेस है। यस मैम। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम क्या है? सिमिलर हैं। हाँ, Yes. ये बात अलग है कि हमने उसको यूज में अलग लाया। तो कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर हो सकता है कोई एक ही होंगे सारे मैमल्स के एंसेस्टर, क्योंकि जितने मैमल्स हैं उनका जो फोरलिम है उनमें सबके पास क्या है? आपका ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, मेटाकार्पल। अल्ना, है ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ये सारी चीजें हैं। यस मैम। तो हम कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्ट्री शो कर रहे हैं। ठीक है। Yes. These similarity provide one of the most concluding evidence of organic evolution. इससे पता चलता है कि भाई इवोल्यूशन हुआ है। हम उसको दूसरे तरह में यूज कर रहे हैं, वो दूसरे तरह में यूज कर रहे हैं, तो वो दूसरी तरह से डेवलप कर गया। हम इसको चीजों को पकड़ने में यूज कर रहे हैं और वो दौड़ने में यूज कर रहे हैं, तो उनका क्या हो गया? दौड़ने के हिसाब से बन गया फैलेंजेस वगैरह, और हमारा होल्ड करने के हिसाब से बन गया। स्ट्रक्चर सेम रहेगा लेकिन ड्यू टू अडेप्टेशन हाँ, हमारी आदत उस चीज से मतलब अलग हो जाएगी। हाँ, ठीक है। हमारा जो यूज हो गया ना, जिस तरह से हम उस चीज को यूज कर रहे हैं, वो कैसा हो गया? अलग तरीके से बन गया, डेवलप हो गया। डिफरेंट नीड्स के लिए। ठीक है। तो ये बताता है कि कॉमन एंसेस्टर है। हमारे एंसेस्टर क्या थे? कॉमन थे। ठीक है। ऐसे ही प्लांट में देखो तो बोगविनिया का जो थॉर्न है और जो कुकुरबिटा है उसका जो टेंड्रिल है वो लीफ के एक्साइल पार्ट से आता है। जहाँ लीफ उग रहा है, लीफ जहां से है वहीं पे एक छोटा सा एक्साइल पार्ट होता है ना, वहीं से दोनों का एंसेस्टर सेम है, दोनों का जो ओरिजिन है सेम है भाई। ठीक है।
इस तरह से। Mom. हाँ, अभी अभी आगे बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ोगे बच्चे, चीजें एकदम क्लियर होती जाएंगी। ओके, इसमें देखो हम क्या पढ़ते हैं, सिमिलरिटीज दो तरह की होती है, होमोलॉजी और एनालॉजी। ठीक है, होमोलॉजी और एनालॉजी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। एनालॉगी, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एनालॉगी से। एनालॉगी मतलब कि एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस, क्या हो गया आजकल मुझे, मैं क्यों इतने मिस्टेक करती हूँ? कोई बात नहीं मैम, आप खुद ही पढ़ते हो ना। एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है, एनालॉगस ऑर्गन की हम बात करते हैं। एनालॉगस ऑर्गन में बच्चे क्या होगा बताओ, क्या वो सेम सेम दिखेंगे? मैम स्ट्रक्चर अलग होंगे लेकिन फंक्शन सेम होगा। है ना, Yes. फंक्शन, क्योंकि भाई एना है मतलब, और लॉगस मतलब कि लगते हैं। एना मतलब डिफरेंट, और Yes. लॉगस का मतलब मैंने हमेशा क्या बताया आपको, क्या निकालना है, लगते हैं। एंड डिफरेंट, लगते हैं। ठीक है, ऑर्गन विच हैव डिफरेंट ओरिजिन, ओरिजिन अलग होगा। डिसिमिलर, ठीक है, डिसिमिलर फंडामेंटल स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर अलग होगा। डिफरेंट डिफरेंट थोड़े लगेंगे, थोड़े से स्ट्रक्चर अलग होंगे, लेकिन फंक्शन एक होगा। जो डिफरेंट लगते हैं वो फंक्शन एक जैसे करते हैं। Yes, जो मैम। डिफरेंट लगते हैं वो फंक्शन एक जैसे करते हैं। जो डिफरेंट लगते हैं वो फंक्शन एक जैसे करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट का विंग देखो, ठीक है, फिर आप बैट का विंग देखो। बैट का विंग और ये इंसेक्ट के विंग, बटरफ्लाई के विंग में क्या डिफरेंस नहीं है? मैम है। आराम से पता चलता है ना कि भाई बैट के विंग देखो तो हमारे जैसे विंग है उसके, हमारे जैसे मतलब ये है, उसके पास रेडियस है, अल्ना है, ह्यूमरस है ना? ठीक Yes, है, mom. रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस है इसके पास, तो ये तो हमसे रिसेंबल कर रहा है, लेकिन इससे रिसेंबल नहीं कर रहा है। ठीक है, बर्ड का देखो, बर्ड का ऐसे फेदरी फेदरी बिल्कुल अलग दिख रहा है, बिल्कुल अलग है। हाँ, Yes. अलग जगह से निकल रहा है, बॉडी के अलग पार्ट से निकल रहा है, बिल्कुल इसका कोई एंसेस्टर से कोई लेना देना नहीं है कि एकदम सेम सेम दिख रहा है या फिर सेम जगह से निकल रहा है, सबका ओरिजिन भी अलग है। ठीक है, तो ये डिफरेंट लग रहे हैं लेकिन सबका काम क्या है, उड़ना। सबका Yes. काम क्या है, भले अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन काम एक ही करते हैं। क्या काम करते हैं? उड़ना। ठीक है, उड़ रहे हैं, फ्लाइट करने का काम है इनका। सो ऐसे ऑर्गन को हम एनालॉगस ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर एडेप्टिव फंक्शन स्ट्रक्चर इन अनरिलेटेड ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। और इसको ऐसे भी याद रख सकते हो भाई, ये आर्थ्रोपोड्स में आता है, ये एप्स में आता है, ये मैमल्स में आता है, आता Yes, है मैम। Yes, मैम। भाई, तीनों का फाइलम अलग है। ठीक है, ये भी आपका मैमल्स में आता है, तो इनका फाइलम अलग अलग है और फंक्शन एक है। फाइलम इनका क्या है बच्चे, अलग अलग है। ठीक है, फाइलम क्या है, डिफरेंट है, और फंक्शन सबका एक ही है। Yes, मैम। तो ऐसे वाले को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्ज का मतलब समझते हो, कोई चीज अलग अलग जगह से आ रही है और एक जगह आके मिल गई। Yes, मैम। पढ़े हो ना फिजिक्स में, Yes, मैम। Yes, ma'am. कन्वर्ज पढ़े हो, कोई Yes, चीज ma'am. अलग अलग जगह से आई, अलग अलग फाइलम से आ रही है, अलग अलग फाइलम से आ रही है, और काम एक ही कर रही है, फंक्शन सेम कर रही है, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चे, कन्वर्ज बोलते हैं कि नहीं? Yes, मैम। Yes, ma'am. तो भाई हर जगह चीजें वही होती हैं, तो आपको फिजिक्स भी यहाँ लगा देना है। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पढ़े हो ना? Yes, भी- ma'am. तो हाँ, तो कन्वर्जेंट इसको बोला जाता है। तो आपको क्वेश्चन आता है कि एनालॉगस ऑर्गन सो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन,
बता लोगे अब? यस मैम, कन्वर्जन कहते हैं। कन्वर्जन कहते हैं। अगर मान लो एग्जाम के दिन बुद्धिहीन हो गए, दिमाग काम कभी कभी होता है, दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता, नहीं काम कर रहा है, उस दिन बिल्कुल बुद्धिहीन हो गए, तो मैं हूं ना ट्रिक देने के लिए। क्या याद रखोगे? AC। मैम यस मैम। क्या याद रखोगे? AC। ठीक है, क्या याद रखना है? AC। A के साथ C जाएगा भाई, है ना? AC। तो एनालॉगस के साथ हमेशा क्या जाएगा? कन्वर्जेंट। ठीक है। यस मैम। और होमोलॉगस अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसके साथ क्या जाएगा? D जाएगा, डाइवर्जेंट। ठीक है, उसके साथ क्या जाएगा? डाइवर्जेंट जाएगा। क्योंकि होमोलॉगस में क्या होगा? होमोलॉगस में क्या होगा कि सब दिखेंगे एक जैसे, क्योंकि एक ही फाइलम से, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? अलग अलग। ठीक है, सब दिखेंगे एक जैसे क्योंकि एक ही फाइलम से, सेम फाइलम, सेम फाइलम, सेम फाइलम, सारे के सारे मैमल से हैं, लेकिन काम अलग अलग, यस मैम। डाइवर्स। ठीक है, जो फंक्शन है वो क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पे फंक्शन क्या है बच्चे? सेम है, और फाइलम क्या है? फाइलम डिफरेंट, फाइलम डिफरेंट, फाइलम डिफरेंट, फाइलम डिफरेंट, फाइलम। ठीक है, इतनी बात क्लियर? तो यहाँ पे आपका ट्रिक क्या हो जाएगा? HD। क्या हो जाएगा ट्रिक? HD। तो होमोलॉगस के लिए डाइवर्जेंट होगा, होमोलॉगस के लिए डाइवर्जेंट होगा। तो AC में बैठ के आपको क्या करना है? HD, HD। ठीक है, टेलीविजन पे मूवी देखनी है, डिस्कवरी चैनल देखना, इवोल्यूशन देखना है उसमें, और क्या? क्लियर? सभी पानी पी लो भाई, आप लोग भी पानी पीते रहा करो तो दिमाग में ज्यादा घुसेगा। मैम पी लेते हैं। पानी बिल्कुल पीने की आदत डाल लो, एंड कंसिस्टेंट रहो पढ़ाई में, एक दिन में कुछ नहीं कर लोगे। एनालॉगस ऑर्गन के एग्जाम्पल्स, आपका ये भाई PYQ इससे बहुत आता है, और बच्चे इसमें स्टक हो जाते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो है इसमें स्टक हो, लेकिन उससे पहले मैंने होमोलॉगस तो बताया ही नहीं, होमोलॉगस तो बताया नहीं, चलो होमोलॉगस बता दो। होमोलॉगस इसमें दिया ही नहीं है, बताओ, आधा अधूरा काम। होमोलॉगस ऑर्गन मतलब, होमो मतलब सेम, सेम। लोगस मतलब लगते हैं। ठीक है, मैं यहाँ अपीयरेंस क्यों नहीं लिखती हूँ बच्चे? सेम अपीयरेंस में भूल जाओगे। लोगस मतलब लगने जैसा लगता है ना, इसलिए मैं लगते हैं यूज करती हूँ। सेम लगते हैं बट काम डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। ठीक है, फंक्शन, काम या फंक्शन डिफरेंट करते हैं। ठीक है, अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमने अभी पढ़ा फोर लिम्स। ठीक है, फोर लिम्स ऑफ, हमारी बात कर लो, ह्यूमन, ह्यूमन, टाइगर, या फिर बात कर लो बैट की, काऊ की बात कर लो, हाँ, वेल्स की, सॉरी फ्लीपर बोलते हैं उसको। ठीक है, फ्लीपर ऑफ वेल्स, फ्लीपर ऑफ वेल्स। भाई ये सभी एक जैसे दिखते हैं, ये सभी, इन सभी की एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी इनकी क्या है? एनाटॉमी भाई सेम है, एनाटॉमी सेम है इन सब की, बट देयर फंक्शंस, फंक्शंस क्या हैं? डिफरेंट, फंक्शंस आर डिफरेंट। ठीक है, तो चलो मुझे बताओ इनके फंक्शंस क्या क्या है। ह्यूमन किस लिए काम करता है? होल्ड करने के लिए, चीजों को होल्ड करने के लिए, कैच करने के लिए। ठीक है, टाइगर रन करने के लिए। ठीक है, बैट फ्लाइट के लिए, काउ रन करने के लिए, वॉक करने के लिए। ठीक है, और वेल्स स्विम करने के लिए। भाई, इनके सबके काम अलग अलग है।
है ना, काम अलग अलग है, फंक्शन अलग अलग है, ये दिखे एक जैसे रहे हैं, तो ये कैसा है बच्चे, डाइवर्जेंट है। ये कैसा है, डाइवर्जेंट है। क्लियर इतनी बात, डाइवर्जेंट। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा, द होमोलोगस ऑर्गन शो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, तो मैं लिख दूं लाइन, होमोलोगस ऑर्गन शो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्वेश्चन कैसे आते हैं ये आपको अगर पता हो हर लाइन में तो क्या बात है ना। क्वेश्चन क्या आते हैं, कैसे आ चुके हैं, ये पता होना जरूरी है बच्चे। अब देखो और क्या क्वेश्चन बनता है इससे, एनालॉगस ऑर्गन के एग्जांपल दे दिए जाएंगे। ठीक है, मान लो दे दिया जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन। यस, मैम इसकी पिछली वाली स्लाइड एक बार दिखा दो। हाँ, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन, या फिर दे देगा आईज ऑफ ऑक्टोपस, eyes of octopus and eyes of mammals are example of, ऐसे आ जाएगा। तो आपको पता रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। एनालॉगस ऑर्गन के एग्जांपल है और यही आते हैं बच्चे, यही, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। याद कर सको तो याद कर लो। एनालॉगस ऑर्गन में हमने पढ़ा कैसे लगेंगे, डिफरेंट लगेंगे लेकिन काम सेम करेंगे। और मैंने आपको इसकी ट्रिक दी है। इसकी ट्रिक क्या है, अलग अलग फाइलम के होंगे, अलग अलग फाइलम के होंगे तो समझ जाना, है ना। देखो बटरफ्लाई अलग फाइलम का है। हाँ, ये आई ऑफ ऑक्टोपस और मैमल्स का मतलब क्या है? बता रही हूँ ना, अभी आने तो दो वहां तक। ठीक है, बटरफ्लाई अलग फाइलम का है, बैट अलग फाइलम का है, बर्ड अलग फाइलम का है। इन लोग के तीनों के पास विंग है, लेकिन तीनों के विंग्स अलग दिखते हैं, लेकिन काम एक ही है। बना लोगे आराम से कि भाई अलग अलग फाइलम के हैं और काम एक ही है। मान लो चलो ये भी नहीं याद आ रहा है कि दिखते एक जैसे हैं कि नहीं, ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि कॉमन एंसेस्टर है कि कुछ, ये समझ नहीं आ रहा। इतना तो समझ में आ रहा है कि अलग अलग फाइलम के हैं, और इतना तो समझ में आ रहा है कि काम अलग अलग है, सॉरी काम एक ही है। इतना समझ में आ रहा है ना कि दोनों का काम एक ही है, तीनों का, तीनों उड़ने का ही काम करते हैं अपने विंग से। तो सिंपल सी बात है ना, क्यों बच्चे इसमें स्टक होते हैं पता नहीं, बहुत गलतियां करते हैं बच्चे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो काम एक ही है, फाइलम अलग अलग है, तो एनालॉगस। ठीक है, फिर आइज ऑफ ऑक्टोपस, ये दोनों अलग फाइलम के हैं कि नहीं, ऑक्टोपस और मैमल्स यस अलग फाइलम के हैं, दोनों का काम एक ही है, देखना। ऑक्टोपस की आंखें भी देखती ही है ना कि सूंघती हैं, उसकी आंखें भी देखती हैं, मैमल्स की आंखें भी देखती हैं, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, डिफरेंट है ना। हमारी आंखें ज्यादा कॉम्प्लेक्स है भाई, ऑक्टोपस की आंखों में क्या रखा है, उसकी आंखों में यस कुछ मैम, वो नहीं रखा है। पूरी ब्लैक ब्लैक लगती हाँ, है। उसकी आंखों में गहराई भी नहीं है, कुछ नहीं समझ में आएगा। हमारी आंखों में तो गहराई है ना, बहुत कुछ पढ़ लेते हो। फिर है वो स्वीट नामदार है पोटैटो, ना। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। ठीक है, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो की भी बात करें तो ये अलग अलग आपके इससे आते हैं। स्वीट पोटैटो अलग है आपका, और हाँ ठीक है, पोटैटो अलग होता है। स्टेम होता है और वो रूट हाँ होता है। हाँ, ठीक है। और ये दोनों का काम एक ही है, कार्बोहाइड्रेट और ये चीजें प्रोवाइड करना, लेकिन इनका क्या है बच्चे, एनाटॉमी अलग होता है। ठीक, फ्लीपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन की भी बात करें, फ्लीपर समझते हो ना, आगे जो ऐसे ऐसे पेंगुइन्स करते हैं, है ना, वो दोनों बच्चे अलग होते हैं। और ये दोनों अलग अलग होते हैं और दोनों का फंक्शन लेकिन एक ही होता है, दोनों का फंक्शन एक ही होता है। ठीक है, नाउ अब होमोलोगस ऑर्गन के एग्जांपल्स अगर हम करें तो ये मैंने करा ही दिया आपको। फिर थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये दोनों बहुत ही मतलब ये है, बहुत ही फेमस है। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल। और थॉर्न ऑफ बोगनविटा एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा तो कई बार मतलब आ चुका है।
मैम हम ऐसे भी तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि होमोलॉगस जो है मैम, उसमें हम जो दो अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे फॉरलिम्स, फ्लिपर या थॉर्न या टेंड्रिल्स, लेकिन मैम एनालॉगस में सिर्फ एक ही चीज से दो अलग अलग फाइलम को हाँ, लेकिन मान लो देखो यहाँ 4 limbs ऑफ ह्यूमन एंड 4 limbs ऑफ चीता भी दे सकता है, ठीक है। तो सिंपल सी ये बात ये रखो कि दोनों का ये अलग अलग होता है आपका, ठीक है। फाइलम अलग अलग होता है, पेंगुइन अलग है, डॉल्फिन अलग है आपका, ठीक है, ओके। तो सभी का फाइलम अलग अलग होता है और ये फंक्शन जो है एक जैसे करते हैं। बस हो गया एनालॉगस और होमोलॉगस। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन करो। हाँ किरण। मैम इसमें इसका क्या काम क्या है, फाइलम और इसका? फाइलम और इसका क्या काम है बच्चे? ट्रिक है, क्योंकि क्वेश्चन अभी आपको जब आएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनालॉगस ऑर्गन, तो वहां पे आप भूल जाते हो, हर चीजें याद नहीं रख पाते ना, तो ट्रिक से याद रखो कि अच्छा इन सब का काम जो है क्या है, एक जैसा है, तो एनालॉगस ऑर्गन हो गए। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो देख लो कि इन सब का देखो, बटरफ्लाई का अलग है फाइलम, इसका फाइलम अलग है, इसका फाइलम अलग है। चलो मान लो कुछ अलग ही नाम से दे दिया, ठीक है, मान लो इनके साइंटिफिक नेम दे दिए, दिमाग खराब हो गया एनटीए वालों का, साइंटिफिक नेम दे दिए, है ना, तब तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, तब तो आप ये भी नहीं समझ पाओगे कि है क्या। तो थोड़ा सा साइंटिफिक नेम याद करके जाना, ऐसे नहीं आता है, ऐसे नहीं आता है। चलो मैम इसका फर्स्ट वाले का ए है। हाँ, चलो चलो बताओ जल्दी जल्दी भाई। मिलर ने, फर्स्ट का ए। हाँ ए। अब बना पा रहे हो ना, बना Yes, पा ma'am. रहे हो। ए है मैम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन ओरिजिन ऑफ लाइफ? सबसे पहले क्या आया बताओ? मैम ये डी होगा इसका। डी होगा सबसे पहले। ऑर्गेनिक मोनोमर्स, ऑर्गेनिक फिर पॉलीमर्स, पॉलीमर, फिर डीएनए, फिर मैम प्रोटोबायोन्ट, फिर प्रोटोबेन। ठीक। विच ग्लूटामिक वन ऑफ द फॉलोइंग मैम इसका अमाइनो डी एसिड? होगा। डी, मैम ग्लूटामिक। ग्लूटामिक एसिड। Which of the following refer to correct example evolved due to change in environment? अच्छा अच्छा, ये मैंने अभी आपको नहीं कराया। डार्विन फिंचेस, अभी हम डार्विन में पहुंचे नहीं है ना, और ये क्वेश्चन मैंने डाल दिया था। अच्छा ये बताओ, एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज दिस अप्रूव्ड बाय? मैम ऑप्शन ए। यस, मैम ऑप्शन ठीक ए। है, हाँ मैम ए ऑसबॉर्न। यस, अर्नस्ट वॉन ने। यस मैम। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन बताओ। मैम एनालॉगस। मैम एनालॉगस। एनालॉगस है। मैम बी, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मैम हाँ, कन्वर्जन ए बी। के साथ क्या होता है बच्चे? सी। सी। सी, है ना, ए सी बना लिए कन्वर्जन देखते ही। यस मैम। ट्रिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द सिमिलरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द 4 limbs of many vertebrates is an example of homology. होमोलॉजी। होमोलॉजी। Among the following set of example for divergent evolution, select the incorrect. Incorrect चुनना, incorrect. ऑप्शन डी। मैम डी। मैम आईज ऑफ ऑक्टोपस मैम एंड ऑप्शन बैट। डी। Yes. मैम डाइवर्जेंट की बात कर रहे हैं, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? होमोलॉगस। होमोलॉगस। है ना, होमोलोगस की बात कर रहे हैं। यस। Which of the following structure is homologous to the wing of a bird? मैम फ्लिपर ऑफ द वेल। फ्लिपर। Yes, flipper of wing. ठीक है, yes. Analogous structure are result of A, कन्वर्जेंट A इवोल्यूशन। के साथ मैम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। B, मैम ठीक है। डी। होगा। डी। तो समझ गए ना, ये वाला टॉपिक आपका कितने अच्छे से क्लियर हो गया। यस मैम। मैम। हाँ? वो जो आप एमसीक्यूज भेजोगे वो कौन से ग्रुप पे भेजोगे? मैं भेज दूंगी उसी ग्रुप में जो हमारा है ना, नॉर्मल। हाँ मैम तो मैं आपको मैसेज कर दूं, आप ऐड कर दोगे मुझे? हाँ, अभी तक आपने मैसेज नहीं किया है बच्चे ऐड करने के लिए? मैम मैं भूल करना। रही थी। मुझे भी ऐड होना है बायो वाले ग्रुप में। हाँ ठीक है। तो अब देखो, हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ से क्वेश्चन कर लिया, एक एक पॉइंट से देख लिया कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, फिर आपका ये वाला भी कंप्लीट हो गया, है ना। फिर अब हमारा है वेस्टिजियल ऑर्गन, कुछ पढ़ेंगे हम। हाथ पैर पड़ेंगे मैम क्या? ओके मैम। वेस्टिजियल ऑर्गन,
वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं बच्चे? नाम से ही पता चल रहा है, कोई काम ही नहीं है इनका, यस मैम। है ना, जो कभी यूज में आते थे अब उनका काम नहीं है। जैसे हमारा अपेंडिक्स, अपेंडिक्स अब हमें सिर्फ क्या देता है? दुख और दर्द, यस मैम। है ना, और पीड़ा। दुख दर्द पीड़ा सर्जरी यही सब देता है। यस तो मैम। ये हमारे पास प्रेजेंट है, लेकिन इसका कोई काम नहीं है। लेकिन एक समय था ऐसा जिस समय इसका काम था, ठीक है। ऐसे ही बच्चे, जब हम मांस खाते रहे होंगे, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे दांत भी बंदरों की तरह होंगे? मैम बिल्कुल शार्प। यस मैम। है ना, बिल्कुल शार्प वाले होंगे ना, ड्रैकुला वाले, है ना, यस शार्प मैम। वाले। तो हमारा ये जो कैनाइन है कहीं ना कहीं उसी की निशानी है। हमारे दांत भी बिल्कुल, है ना, ऐसे रहते होंगे। क्योंकि भाई हम अभी खा पाओगे क्या, चबा पाओगे? अभी तो थोड़ा सा पका हुआ नॉनवेज खाओ तो दांत में फंस जाता है, उसके बाद चाहिए होते हैं क्या है ना, Toothpick. उसके बाद टूथपिक चाहिए होते हैं निकालने के लिए। यस पहले मैम। तो पहले सोचो कैसे खाते होंगे। तो पहले बहुत ही हमारे शार्प दांत होते होंगे, फिर धीरे धीरे हमारे दांत क्या हो गए, हमारे फूड हैबिट्स की वजह से, जब हम गेहूं उगाना शुरू किए, फिर हमारे फूड हैबिट की वजह से ये क्या हो गया, घिसते चले गए, हाँ, और फिर ये ब्लंट हो गए। Okay, so the organ which are present in reduced form do not perform any function in the body in present type, but कभी ना कभी ये काम तो करते थे। इन ऑर्गन को क्या बोलते हैं बच्चे? वेस्टिजियल ऑर्गन। These are remnant of organ which were complete and functional in the ancestor, ठीक है, मतलब कुछ रिमेन्स है ऑर्गन के जो एंसेस्टर के टाइम पे भाई फंक्शनल थे, अब नहीं है। ह्यूमन बॉडी पसेस 180 वेस्टिजियल ऑर्गन। ढूंढना भाई कौन कौन सा 180, मतलब नाम याद नहीं करने हैं, ऐसे ढूंढना, सर्च करना, ठीक है। सम ऑफ दीज आर निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, आंखों के पास यहाँ होता है ना, यस मैम। यस मैम। ठीक है। मसल्स ऑफ पिन्ना, ये क्या ये किसी काम का नहीं है भाई, इसी से पता चलता है डायरेक्शन, लेकिन बोला जाता है कि ये भी हमारा क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। और समय के साथ ये जो इसमें ग्रूव्स बने हुए हैं ना, इसी से हमको पता चलता है कि डायरेक्शन, किस डायरेक्शन से आवाज आ रही है। यस मैम। समझ गए? ठीक है। तो पिन्ना के बारे में बोल रहा है। तो भाई इसके अकॉर्डिंग आगे आने वाले समय में जो वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, जो इवोल्यूशन होता है, फिर धीरे धीरे क्या होते हैं, खत्म होते जाते हैं। तो पिन्ना भी खत्म हो जाना चाहिए, सिर्फ एक होल बचना चाहिए। तो इयररिंग्स कैसे पहनोगे भाई? हाँ, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो नहीं, पिन्ना नहीं खत्म होगा, क्योंकि लड़कियां इतनी इयररिंग्स पहनती हैं, यूज में तो है आजकल, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक पहनती है ना, पूरा यूज में है। यस मैम। हाँ, फिर वर्मी फॉर अपेंडिक्स, हाँ अपेंडिक्स हो गया। फिर चश्मा कैसे पहनोगे भाई? हम जैसे लोगों का क्या होगा, चश्मा कैसे पहनेंगे? यस मैम। हमारा चोरी होएगा। काम आए। हाँ, कैसे लगेंगे हम? वो जो शिनचैन का दोस्त होता है कार्टून लगेगा मैम तो चश्मा दिखेगा ही नहीं। पहनेंगे। हाँ बताओ, हम मेरा बिल्कुल भी सेम बिना है कान के चश्मा। तो बिल्कुल गंदे लगेंगे। मास्क भी तो था। मास्क भी नहीं पहन पाओगे। मैम फिर दूसरे हिसाब से करेंगे। मैम सब कुछ चाहिए। मैम इसकी रियलाइजेशन लॉकडाउन में कुछ ज्यादा ही हो गई। चिपका देंगे। हाँ नहीं नहीं, ये नहीं जाएगा बच्चे, ये नहीं जाएगा, क्योंकि इसका बहुत यूज है, ठीक है। और सबसे ज्यादा यूज कि भाई टीचर्स कान ही तो पकड़ते हैं सबसे पहले, यस मैम, मारने के लिए। यस है ना। मैम। पता है ना, फ्रॉक के पास पिन्ना नहीं होता बेचारा, उसके पास टिम्पेनम मेम्ब्रेन होती है बस। है ना। कॉकिक्स, फिर क्या है बच्चे? कॉकिक्स क्या होता है, जल्दी बताओ मुझे, पढ़ा चुकी हूँ मैं। मैम यहाँ पे पूछ वो होती है, पूछ वाली हड्डी। हाँ, टेल बोन, है ना। यस, उसका कोई काम नहीं है। एंड कभी कभी किसी का बोलते हैं ना, स्पिरिचुअल लेवल जागृत हो जाता है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, ऐसे वो सोए हुए सांप की तरह होता है, फिर वो ऐसा हो जाता है। क्या चल रहा है शबनम राणा? तुम उसको घर पे बुलाने वाली हो खाने पे? तुम वेज हो या नॉन वेज हो? तुम वेज हो, मतलब क्वेश्चन भी देखो, वेजिटेरियन नहीं हो, तुम वेज हो? बताओ, तुम वेजिटेबल हो, वेज हो कि नॉन वेज हो?
हाँ, तुम कौन से डिश हो तुषार? खाने पे बुला रही हो उसको? नो मैम, मुझे बुला लेना। बैंगन है, बैंगन मैम। मतलब यहाँ टीचर पढ़ा रहा है, टीचर ने आज इतना ज्यादा मैम, इनका मोटिवेशन नॉर्मल दिया, पेपर टीचर रोज ने चलता रहता समझाया है। कि कितनी ज्यादा भाई कंपटीशन है, बच्चे यहाँ खाने की बातें कर रहे हो। मैम मैम आप रिप्लाई भी पहले आता है। इससे पहले कुछ बोल रहे थे ना, तो रिप्लाई उसी भी आ बारे में रहा है। बात कर रहे थे। अच्छा, मैं मतलब मैम उनको पढ़ते देखो पढ़ते देखो, भूख लग बच्चे आई बच्चे होगी। कैनाइन टीथ में ही रह गए। नहीं, मैंने बात कब की कर ली कि हम कैसे रहते होंगे, नो मैम, और ये अभी वही है। बच्चे, मैं लखनऊ से उड़ के ना मैं यूएई आ गई, और अभी तक आप लखनऊ में ही हो। चलो, नहीं फिर मैम, है कैनाइन टीथ। फिर क्या है बच्चे? कैनाइन टीथ, जो मैंने बोला, जो हमारे कैनाइन टीथ है, ये निशानी है किसकी? कि हम क्या खाते थे? कच्चा मांस, है ना। फिर अब ये धीरे धीरे इसका तो हम यूज है। बिल्कुल वेजिटेरियन जब हम बन जाएंगे तो पूरे ये क्या हो जाएंगे? ब्लंट, मतलब हमारे दांत कैसे हो जाएंगे? गाय की तरह। जैसे गाय के दांत है ना, चौड़े चौड़े वैसे टाइप के दांत हो जाएंगे। फिर थर्ड मैम वो मोलर। तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। फिर थर्ड मोलर, विजडम टीथ। विजडम टीथ जिसको अकल दाढ़ भी आप बोलते हैं, कहते हैं कि उसके आते ही अक्ल आ जाती है ना। तो विजडम टीथ जो सिर्फ आपको पेन देता है, जिसका यूज आपको है नहीं। क्यों? क्योंकि अब हमको उतना ज्यादा ग्राइंड करने की जरूरत नहीं है फूड को। पहले बहुत ज्यादा ग्राइंड करना पड़ता था ना, और ये भी हमारे लोअर जॉस भी तो बहुत बड़े होते थे, बहुत बड़े यस मैम। ऐसे होते थे ना, ये लोअर जॉज ऐसे आगे निकला हुआ होता था, यूं। हाँ, मैम तो मैम वो बहुत, 32 अटेंडेंस टीथ होते हैं ना वैसे मैम टोटल। नेक्स्ट क्लास का अलार्म बज गया। है ना। चलो, मैम मैम ठीक मेरे है। पास नेक्स्ट एक क्लास क्वेश्चन का है। अलार्म बज गया। ओ हो, टाइम हो गया। चलो ठीक है बच्चे, आई होप यू आपको थैंक यू क्लास अच्छी मैम। लगी हो। मैम अटेंडेंस आप लगवाओगे? ओके मैम। मैम क्या किसी के 34 टीथ्स भी होते हैं क्या? अकल दाढ़ मिला लो। 32। 32 ही होता है भाई। नहीं 30 है। बाय मैम, थैंक यू। बाय बच्चों, बाय मैम बाय आपका बाय। अकल दाढ़ आ गया क्या? मैम आपको मैसेज कर दूं, आप ऐड कर देंगे? हाँ हाँ, ऐड कर। मैम मैम आपने अटेंडेंस लगा दी। हाँ, अटेंडेंस लग गई है। मैम आज की क्लास में बाय मजा आ मैम। गया। मैम आज मैंने क्योरवेल नाम से ज्वाइन किया था, तो मैम इसलिए मैं बता रही हूँ। मैम पापा की आईडी से ज्वाइन किया था। अच्छा, मैं समझ गई, आपका फोटो देख के मैं पता